सभी बच्चे मिलिए पुष्पेंद्र दुबे भैया से। पुष्पेंद्र दुबे भैया, इनकी रैंक जो है नंबर है जो इनके 685। एक बार तालियां हो जाए बहुत जोर से। और कानपुर की फर्स्ट रैंक है 685, बहुत ही अच्छे नंबर है। एंड रैंक इज 528 एंड द रैंक इज 528। तो पुष्पेंद्र को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपको एक अच्छा कॉलेज तो मिलना ही है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जो मैं बोल रहा था वो बीच में चली गई थी कि पिछले साल तक पुष्पेंद्र दुबे थे, आपके दोस्त थे। दोस्त तो आपके हमेशा ही रहेंगे, बट जब अगले साल के कॉलेज पहुंचेंगे तो आपके क्या बन चुके होंगे? बॉस। खैर, तो बस आप लोगों को भी कुछ इस प्रकार से करके दिखाना है कि टीचर जब आपको स्टेज पे बुलाए तो टीचर को भी प्राउड फील हो और आपको भी क्या हो? प्राउड फील। आपको नहीं मालूम पुष्पेंद्र के साथ पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है। सबकी कॉल्स आ रही हैं, हमारे यहाँ जो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है ना पुष्पेंद्र? खैर ठीक है, शर्मा रहा है, अभी शादी नहीं हुई है। तो चलिए पुष्पेंद्र आपको कुछ बताएंगे। पहले साई सर कुछ बोलेंगे। साई सर जोश में लग रहे हैं, मैं लगा देता हूं, ये भी लगा। मुझसे 10 साल सीनियर पोरवाल सर ने जो बातें कही, ये बोलने का सिर्फ एक रीजन है, ये चाहते हैं बार बार शो करना कि हमसे छोटे, बट ऐसा है नहीं, बट ऐसा है। बेटा, पुष्पेंद्र के मार्क्स जो आए हैं उसमें 87 क्वेश्चन बायोलॉजी में सही हैं, 3 सवाल बायो में गलत हैं, एक इथाइलिन वाला सवाल गलत है। जो मैराथन में बात किया था कि इथाइलिन को लेकर से 5 पॉइंट याद रखना, उसमें फीमेल कोकम्बर याद आया? फीमेल कोकम्बर में फीमेल फ्लावरिंग कराता है ना, वो सवाल गलत हुआ जल्दबाजी में। और 2 प्रश्न, एक लैकोपेरॉन वाला गलत हुआ, लैकोपेरॉन वाला जिसमें उसने जीन को खराब किया था, फिर उसने क्वेश्चन पूछा ऐसा करके। तो ओवरऑल 3 सवाल गलत हुए। और केमिस्ट्री में मात्र 1 सवाल गलत हुआ इधर, क्योंकि केमिस्ट्री आसान आई थी। फिजिक्स में इनके 3 प्रश्न गलत हुए। और ओवरऑल देखो, जो बच्चा 660 के ऊपर होता है ना, वो सब एक ही लेवल के होते हैं। अर्थात अभी दोबारा पेपर होगा तो हो सकता है 670 आ जाए, इनके 660 आ जाए। हाँ, 660 से नीचे नहीं जा सकता, और हो सकता है 715 आ जाए, 720 आ जाए। उसके बाद का जो लेवल होता है वो सबका एक जैसा होता है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो सुनिएगा, इनके पहले साल में 190 नंबर आए थे। 190 नंबर से जर्नी है 685 की। तो 190 नंबर से जो 685 की जर्नी है वो आप इन्हीं के मुंह से सुनिए। और जहाँ ये कुछ नहीं बहुत अच्छा बोल पाएंगे क्योंकि स्टूडेंट है, लेकिन बहुत अच्छा बोला था इसने सुबह वाले बैच में, वहाँ मैं मदद कर दूंगा। सवाल आपकी तरफ से मैं खुद पूछ लूँगा, मैं अच्छे सवाल पूछ लेता हूँ। और ये बेटा, ये जो लंबी सी जर्नी है, मैं 2 दिन से बहुत परेशान हूँ। आप चाहे पोरवाल सर से पूछ लीजिएगा, 2 दिन से बहुत परेशान हूँ। जेन्युइनिटी ये तो हर काम में मुझे क्यों ले लेते बीच में? तुम बोलो मुझे क्यों ले लेते? तो आप हर काम में हमें क्यों ले लेते हैं अभी बोलने के लिए? तो बेटा, 2 दिन से बड़ा मूड मेरा ऑफ चल रहा था। हाँ, इधर नहीं, 2 दिन से मूड सीरियसली ऑफ चल रहा था, क्योंकि जब पुष्पेंद्र ने ही बताया कि अभी मतलब MBBS करते वक्त आपको पैसे नहीं मिलते, लेकिन MBBS करने से पहले इसको लाखों रुपए मिल रहे हैं, है ना। तो ये बात हमें बुरी लगी, बहुत बुरी लगी, क्योंकि जो जेन्युइन रिजल्ट होता है, जेन्युइन रिजल्ट समझ रहे हो, जैसे पोरवाल सर बच्चों को नाम से जानते हैं, हम नाम से नहीं, हम चेहरे से पहचानते हैं सबको, तो उन्हें नाम बहुत याद रहते हैं, हमें नाम नहीं याद होते। तो पोरवाल सर आया बच्चा जब पहली बार मिलने, 685, हम क्या कॉन्ग्रेचुलेशन, हम चले गए उधर अपना मतलब उधर तो कह रहे हैं अबे भैया भक्त है तुम्हारा, मिलो मिलो। तो हमने कहा पढ़े हो क्या? कह रहे सर आप ही से पढ़ा है। तब बेटा हम और चौड़े हो गए, तब हम बैठे। तो ओवरऑल आप इनके मुंह से सुनिए, 190 नंबर 1 से लेकर 685 का जो सफ़र था, बीच में बहुत अप्स एंड डाउन आए,
इनकी लाइफ में भी बहुत आए, आपकी लाइफ में भी आएंगे। 100 बार गिरोगे, 101वीं बार खड़े होगे तब सिलेक्शन होगा, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो ये जो बातें कहें आप उसे बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज आप वहाँ हो, कल आपको यहाँ होना है, और आप ही में से बहुत होंगे और बहुत नहीं भी होंगे। जो बातों को सीरियस लेगा वो होगा, जो नहीं लेगा वो नहीं होगा, साधारण शब्दों में। तो पुष्पेंद्र आ जाओ। मुन्ना लगा देंगे, एक हम लगाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? अभी शुरुआत तो मेरा नाम पुष्पेंद्र दुबे है और इस साल मेरा स्कोर 685 रहा है। केमिस्ट्री में मैंने 44 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, बायो में 87 क्वेश्चंस और फिजिक्स में 42 क्वेश्चंस करेक्ट है मेरे। और इसका पूरा क्रेडिट जो है यहाँ जो भी गुरुजन उपस्थित है उनको जाता है। मतलब बोल रहा हूँ, मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो पहले साल नीट के पेपर में मेरे 190 नंबर आए थे और ये मेरा 5th अटैम्प्ट था इस साल, और इस साल मैंने 685 स्कोर करा। 190 करने के बाद सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे 460 मार्क्स आए और उस समय मुझे लग रहा था कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे से फिजिक्स हो नहीं पा रही थी उस टाइम पे। मैंने बायो केमिस्ट्री थोड़ी बहुत कर रखी थी और उसी से नंबर जो आए थे मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में 460 वो बने थे। लेकिन मैं सेकेंड अटैम्प्ट में फिजिक्स में मेरे 12 क्वेश्चन शायद करेक्ट हुए थे, तो उस समय मुझे लग नहीं रहा था कि डॉक्टर बनना पॉसिबल होगा। लेकिन थर्ड अटैम्प्ट में सारे टीचर लोग ये लोग कंबाइन हुए थे एक टाइम पे, तो उस बार पहली बार मतलब जब मैं आरवी सर से फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे फिजिक्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ फिजिक्स करी जा सकती है। तो सर के नोट्स आप एकदम ठीक से अगर तैयार करते हैं, नोट्स अगर आपको पूरी तरीके से अच्छे से आपने कवर करा है, नोट्स में जितने भी फॉर्मूले हैं, जो ज़रूरी बातें सर लिख पाते हैं, जो गजब की बातें, जो बहुत गजब की बात है, वो सारी चीज़ें लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो सर ब्रैकेट में वो फिर हिंदी में कंक्लूड करके लिखाते हैं, वो एज इट इज़ क्वेश्चन आता है, या फिर जो रिजल्ट सर बोलते हैं कि याद कर लो, वो डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलते हैं पेपर के अंदर। तो उनको कई बार हम लोग मतलब हल्के में ले जाते हैं कि ये फॉर्मूला या फिर ये ज़रूरी बात, ये सब क्या पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स के अंदर। तो वो चीज़ें आप लोग वो गलतियाँ ना करें। सर जितना भी कंटेंट आपको करा रहे हैं उस पर आप एकदम मतलब 100% फेथ होना चाहिए सर के ऊपर, और आप उतना कांटेक्ट करें। सर जो असाइनमेंट दे रहे हैं वो असाइनमेंट्स करें, और उसके बाद टेस्ट जो है वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। और क्वेश्चन सॉल्विंग की जो प्रैक्टिस है, मतलब क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, उससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और टेस्ट देने से जो सिली मिस्टेक्स आपके होते हैं, या फिर जनरली सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, हमें क्वेश्चन आ रहे होते हैं लेकिन वो हम गलत करके आते हैं, तो इसका रीज़न है कि हम ज़्यादा नंबर में टेस्ट नहीं देते, या टेस्ट देने के बाद हम टेस्ट पेपर लगा फेंक देते हैं, उसके एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काम मैं कर रहा था फिजिक्स के अंदर। बाकी सर के नोट्स और जो DPPs थे असाइनमेंट्स वो मैंने करे थे। अब केमिस्ट्री के अंदर सर की जितनी तारीफ़ करी जाए, सर के लिए तारीफ़ शब्द छोटा है। जितना आज तक सर से पढ़ के मैंने केमिस्ट्री फील करी है, मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई और टीचर इतना बेहतरीन ढंग से केमिस्ट्री समझा सकता है। की बात सर जैसे एकदम बेसिक से चैप्टर्स को स्टार्ट करने के बाद एकदम एडवांस लेवल तक आपको लेके जाते हैं। फिर उसके बाद सर कहते भी हैं कि आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा के लगा लो, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस कंडीशन रहती है कि आपको नोट्स अच्छे से तैयार होने चाहिए। और सर जितना कह रहे हैं, सर इस समय शायद होमवर्क दे रहे होंगे, तो होमवर्क जो भी देते हैं वो आप ज़रूर से करिए जा करके। और जो असाइनमेंट्स हैं, DPPs जो दे रहे हैं वो भी करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। आप सर के नोट्स केवल अगर तैयार कर लें तो आप 40 से अधिक सवाल आराम से कर जाएंगे। मैंने पिछले साल भी करा था, मेरे 40 सवाल फिजिक्स में सही थे।
केमिस्ट्री में सही थे, और इस साल मेरे केमिस्ट्री में 44 सवाल सही थे। तो इसके लिए मैं मतलब सबसे ज़्यादा प्रीफर करता था नोट्स। बाहर मेरे से कई सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नोट्स के बाद मॉड्यूल करना है या फिर कोई साइड बुक लेनी है केमिस्ट्री या फिजिक्स के लिए, तो सबसे पहले आप नोट्स तैयार कर लिए। और केमिस्ट्री में मैंने कभी कोई साइड बुक प्रीफर नहीं करी थी, मैं सर के नोट्स और DPPs, और जितना ये क्लास में होमवर्क देते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि मतलब सिलेबस ख़त्म होते होते 3 या 4 बार आपका रिवीजन अपने आप से हो जाता है। और फिर सर में लास्ट में जो टेस्ट सीरीज कराएंगे या फिर जो रिवीजन कराएंगे, उतना करने के बाद केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो केमिस्ट्री में ना तो आपको NCERT रीड करनी है और न ही किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल करना है। जितना सर करा दे रहे हैं उतना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। बस एक दिक्कत रहती है, हम लोगों को टीचर्स पे फेथ नहीं रहता कि केवल नोट्स पढ़ के कैसे सिलेक्शन हो सकता है या फिर केवल DPPs करें। जब तक हम साइड बुक नहीं लगाते हैं या किसी कोचिंग का मॉड्यूल नहीं सॉल्व करते हैं, तब तक सुकून नहीं मिलता है कि हम कर पाएंगे। और मॉड्यूल लगाने के बाद अक्सर होता है कि हम वो क्वेश्चन अपने दोस्त से जाके दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, वो नहीं कर पाता है तो हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि तुम्हारे टीचर ने ठीक नहीं पढ़ाया है। तो वो सब स्यूडो फीलिंग्स हैं, उनका पेपर में कोई यूज़ नहीं होना है। जितना आपका टीचर आपके लिए कर रहा है बस उतना सफिशिएंट है, उन पर फेथ रखिए आप। और सर के केवल नोट्स पढ़ के जाइए। और मैं बता रहा हूँ कि अगर नोट्स आपको पूरी तरीके से दिख रहे हैं तो आप 40 से अधिक सवाल मतलब आराम से करके आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाहर से आप DPPs भी नहीं लगाते अगर इनकी, तब भी 40 सवाल आप कर सकते हैं केवल नोट्स पढ़ के। लेकिन नोट्स के क्वेश्चंस और नोट्स में जो भी पॉइंट लिखे वो सारे अच्छे से आपको तैयार होने चाहिए। और होमवर्क आप रेगुलर बेसिस पे करना। बस मैंने केमिस्ट्री में इतना ही करा था। थोड़ा नज़दीक आओ, नज़दीक थोड़ा। इसीलिए बेटा पूर्वाध सर का हमने नाम क्या रखा है, वन एंड ओनली। अब थोड़ी और बायो की अगर बात करी जाए तो बायो में मेरे 87 क्वेश्चंस जो करेक्ट हुए हैं, उसके लिए सर जितना करा रहे हैं, मतलब NCERT से बाहर आपको नहीं जाना है, वो सर जाने भी नहीं देते हैं। और फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी से स्टार्ट करके अगर आप लोगों ने फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी की क्लास नहीं करी है तो किसी भी अपने फ्रेंड से आप वो नोट्स ले करके और उसे ज़रूर अपने पास लिखें और उन चीज़ों को याद करें। क्योंकि थ्रू आउट द बायोलॉजी जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होनी है, जितने भी वर्ड्स कठिन है NCERT के अंदर हम नहीं कर पाते हैं, वो सर फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी में करा देते हैं उस टाइम पे। और उसके बाद सर जैसे जैसे कह रहे हैं NCERT में जितनी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, जो सर्कल कराया जा रहा है, जो अंडरलाइन हो रही हैं चीज़ें, वही इंपॉर्टेंट है और पेपर में एज इट इज़ आती है। और जितने ट्रिक्स और मतलब कई बार हम लोग अपने मन से ट्रिक्स बनाने लगते हैं और हर जगह पे ट्रिक का यूज़ करने लगते हैं, वो अननेसेसरी है, उसका कोई यूज़ होता नहीं है बाद में। जितना सर ट्रिक करा रहे हैं उतना आप कर लीजिए और जहाँ ज़रूरी हो वहीं पे ट्रिक्स का यूज़ करें बायो के अंदर। और बायो में आप NCERT छोड़ के कुछ और मत पढ़िए। सर जितना क्लास में करा दे रहे हैं बस आप उतना कर लो, NCERT कर लो, NCERT से बाहर कुछ नहीं आना है। और टेस्ट पेपर रेगुलर दीजिए। तो उससे बायो में जिससे कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि बायो में आपने क्वेश्चंस करे थे बाहर से, तो बायो में मैंने कभी क्वेश्चन नहीं लगाया है। बायो में सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ा हूँ। आप जितनी बार ठीक से NCERT पढ़ पाओ। जैसे सर हमेशा कहते हैं कि विज़न ज़रूरी है, मतलब विज़न अच्छा होगा तो रिवीजन अच्छा होगा आपका। सर जब मैराथन कराते हैं तो उस समय मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं, या यूट्यूब पे कई लोग कमेंट भी करते हैं कि सर स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो उसका रीज़न ये होता है कि आपका पहली बार जब आपने NCERT पढ़ा है तो ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है, आपका विज़न क्लियर नहीं है उस टाइम पे। और आप लोग क्लास में करने के बाद जब सर क्लास ओवर करते हैं तो लास्ट टाइम पे जो 2 मिनट का रिवीजन होता है या चैप्टर एंड होने के बाद होता है, वो तभी समझ में आएगा जब आपने पूरा चैप्टर ठीक से करा होगा सर के साथ। तो बस ये है कि आप अपने टीचर्स पे आप भरोसा करिए, वो जितना कह रहे हैं बस उतना आँख बंद के करते जाइए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बायो का पहला लेक्चर कौन सा किया था? बायो का पहला लेक्चर जो है सर्कुलेटरी पाथवे जब पढ़ाते हैं सर, वो वाइट वाली शर्ट डाल करके और पूरा दिखाया जाता है, वो लेक्चर जब मैंने किया तो उस दिन मैं सर का फ़ैन हो गया था लिटरली। और मुझे लगा इससे बेहतरीन बायो कोई नहीं पढ़ा सकता और इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ सकती। बायो में जब आप चीज़ें विजुलाइज करने लगेंगे, क्योंकि सर की आदत है कि वो कहते हैं बार बार कि हमें मतलब हाथ कहाँ पे वो लेके जा रहे हैं, इस चीज़ पे आप फोकस करो। क्योंकि ह्यूमन फिजियो के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, उस हिसाब से सर करा देते हैं। तो सर जितना करा रहे हैं बस आप लोग उतना करते जाइए और टीचर्स पे फेथ रखिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। बस इतना। प्रैक्टिस ये लोग कम करते हैं। हाँ, प्रैक्टिस
जैसे जब सर्कुलेटरी पाथवे का लेक्चर हुआ था, आप लोगों ने भी अगर फिलॉसफी का लेक्चर करा होगा तो सर उस समय मतलब काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि इसको 20 बार प्रैक्टिस करके आओ, इसे 30 बार करो। तो जब मैंने सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ा था तो मुझे इतना अच्छा लगा था, सर ने बोला था 20 बार करने के लिए, लेकिन घर जाके वो डायग्राम मैंने 48 बार प्रैक्टिस करा था और मुझे कभी नहीं भूलता है, इतने अच्छे तरीके से हुआ था। उसके बाद फिर कार्डियक साइकिल जब पढ़ाते हैं तो उसको भी 20 बार या 30 बार, आप जितनी बार प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बस जितना सर कह रहे हैं उतना आप लोग करते जाइए, सब अच्छा होगा। बस तुम लोग कुछ पूछना तो नहीं है क्या? हाँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा नज़दीक आओ। जैसे जब 190 नंबर आया था तब की बात कर रहे हैं, है ना प्रमोदर? हाँ, 190 नंबर जब आया था उस समय जब तुम क्वेश्चंस को देखते थे तो 100% 190 का मतलब होता है गुड फॉर नथिंग। अगर 190 नंबर वाला बच्चा आए और किसी से बोले मैं एक दिन नीट निकालूंगा, ठीक, और नीट निकालना छोड़ो 685 मारते, तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगेगा कि मजाक चल रहा है। क्योंकि थोड़ा देर तो जैसे 190 नंबर जब किसी बच्चे के आते हैं तो बेटा 190 नंबर आप खुद समझते हैं कि मतलब आपको ना सही से फिजिक्स आती है, सही से क्या मतलब आती ही नहीं है, ठीक है, थोड़ी मोड़ी बायो आती होगी, उसी चक्कर में नंबर स्कोर हो गए, ठीक, बाकी अंधी भी मारोगे तो भी 120 130 आ जाते हैं। तो उस बच्चे से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो ये उम्मीद तो है, समझना कि आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, खासतौर से फिजिक्स में, कि क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ये कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम है? प्लीज़ हाथ ऊपर करिए। तो ये होगा मेरा क्वेश्चन नंबर, इधर देखो, ये क्वेश्चन कितना खतरनाक है, कितने लोगों को दिक्कत है? अच्छा, क्वेश्चन देख के फिजिक्स में पता ही नहीं चलता फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अच्छा। कितने लोगों को एनसीईआरटी की इंग्लिश में दिक्कत आती है? बायो एनसीईआरटी, फिजिक्स वाले को समझ में भी नहीं आएगी। तो अब इस पर थोड़ा आंसर दो भाई। बायो के एनसीईआरटी में जो भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, सर जब पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि मतलब जो भी वर्ड कठिन लगता है वो हिंदी में लिख लो उसके नीचे। तो कई बार हम लोग शर्म के मारे नहीं लिखते हैं, लेकिन बस आप लोग ये काम अवॉइड कर दीजिए कि हमारे बगल वाला नहीं लिख रहा है तो हम लिखेंगे तो उसे लगेगा कि हमें नहीं आता है। ये चीज़ छोड़ दीजिए, मतलब शर्म नहीं करनी है किसी भी चीज़ में आपको, तो वो आप लिखते जाइए हिंदी में, और अगर उसके बाद में नहीं समझ में आता है तो आप सर से जाके बात करिए, सर आपको वहाँ पर समझाएंगे। फिजिक्स में फॉर्मूले के लिए मतलब मैं सबसे ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो तीनों में ही नोट्स को प्रेफर करता हूँ। अगर आपको नोट्स एकदम ठीक से तैयार हैं तो क्वेश्चन जब सामने आता है तो वो किस टॉपिक का है, किस चैप्टर का है, ये आइडिया हो जाता है। और अगर आपने नोट्स तैयार कर रखे हैं तो उस टॉपिक से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन आया तो पोटेंशियल पे सर ने कितना पढ़ाया हुआ है, ये चीज़ अगर आपको दिखने लगे कि ये टॉपिक्स हमें पोटेंशियल के अंदर पढ़ाए गए हैं, तो उन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला करके क्वेश्चन होना होता है। कभी कभी दो चीज़ों को रिलेट करके हमसे आंसर निकलवाया जाता है। तो अगर आपको फॉर्मूले या नोट्स तैयार हैं तभी आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बस इतने से मेरी फिजिक्स हो जाती थी। तो बस यही करना है कि नोट्स अच्छे से तैयार रखिए, नोट्स अच्छे से तैयार रहेंगे तो क्वेश्चंस निकल जाते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाता है। कई बार हम क्वेश्चन देखते हैं फिर लगता है कि कुछ याद आ रहा है, कुछ ऐसा सर ने पढ़ाया था, लेकिन क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमें नोट्स तैयार नहीं होते हैं। तो नोट्स तैयार रहेंगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, और मतलब हर जगह के क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, कोई भी एक चीज़ आप लोग फॉलो करिए थ्रू आउट द ईयर और उसे बार बार प्रैक्टिस करिए। कम से कम 4 बार या 5 बार अगर क्वेश्चंस आप लगा लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है लास्ट टाइम पे। हो गया। एक आखिरी सवाल है बेटा, ये बताइए कि जैसे बच्चा एनसीईआरटी रीड करता है बायो की, तो बायो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है सबको लगता है हमें आता है, तो जैसे एनसीईआरटी रीड करते चले जाते हैं और सीधी सीधी बायो पढ़ते चले जाते हैं, ठीक, तो वो ज़्यादा सही है कि एनसीईआरटी का हर जगह क्यों कैसे पोस्टमार्टम करना? तुमने क्या किया वो बताओ।
जैसे मैंने जो बात बोली कि अगर आपका विज़न अच्छा है तो ही आप रिवीजन अच्छे से कर पाओगे और तो ही आप टेस्ट में जा करके या पेपर में जा करके अच्छा परफॉर्म कर पाओगे बायो के और अंदर। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं, साहिल सर की अंत वाली बस मैराथन कर लो, ठीक है, नहीं। इसीलिए फीस मैराथन की 11,000 रखी है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं करे हैं क्लास के अंदर तो फिर मैराथन का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। वो 1 घंटे में चैप्टर या आधे घंटे में जो चैप्टर निकल जाता है, आप कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिए। जैसे मैंने सर से जब पढ़ा था तो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट वाला चैप्टर मैंने ठीक से नहीं करा था। वो चैप्टर काफ़ी दिन चला था तो मैंने छोड़ दिया था बीच में, और जब सर उस चैप्टर का मैराथन करा रहे थे तो वो चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो इसका रीज़न यही है कि उस चैप्टर का विज़न मेरा क्लियर नहीं था। तो सर जब क्लास में लेक्चर्स करा रहे हैं तो आप रेगुलर क्लास करिए, लेक्चर्स करिए और फिर ही मैराथन ज्वाइन करने का फ़ायदा मिलेगा। नहीं हो गया। आखिरी सवाल बेटा, हमारे पोरवाल सर में कौन हैंडसम है? जो आंसर सही हो बताओ। सर इज मोर हैंडसम, कौन? साहिल सर कबीर सिंह 2.0 वाले वर्जन है। अब पोरवाल सर नहीं, पोरवाल सर कालीन भैया हैं, धीरे धीरे। बोल तो लिया, अब पढ़ाई शुरू करें। हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, तुम्हें सेलेक्ट होना है। क्या बात है? टाइम एकदम काउंटेड है, तुम जितना एक्स्ट्रा इधर लीडर ऑन करोगे उतना आगे बढ़ेगा। इसका हिसाब कंफर्म वाला है, हम समझ रहे हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट का पढ़ा मस्ती से। ओके, सो कांग्रेचुलेशंस। चलो, और आपका भी जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से करना, जाके मस्ती करना, बाइक चलाना, और कुछ चीज़ें हम सिखा के ले जा रहे हैं। लाओ हम बता दें, आज का बता दें। अच्छा, आज का इसको बता देंगे, आज का इसका प्रोग्राम बता दें लोगों को। आज जो है मुस्लिम जो है आदमी सर के साथ मस्ती करने जा रहा है लखनऊ में, और मुझे फोटो भेजते रहना कि क्या कर रहे हो। YouTube लाइव भी कर देंगे बीच बीच में, कुछ चीज़ें नहीं दिखाएंगे।